हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। सो मैडम Good अभी evening, ma'am. की क्लास है क्या? जी मैम। एबीएम की क्लास है अभी? नहीं, वो एक्चुअली एक टॉपिक है आप लोगों का ना, एबीएम का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा अकाउंट से रिलेटेड है, सो इसलिए टॉपिक मुझे कराना है। और इसी के अंदर आपका रेशियो एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो आ जाता है, तो इसको एक बार कर ले। वो शेड्यूल में आया ना 14th वाला जो है डिस्काउंटेड हाँ कैश हाँ, फ्लो। शेड्यूल वो एक्चुअली, क्योंकि ये कल आज मॉर्निंग की क्लास में ही शायद मुझे किसी ने बताया था कि ये वाला टॉपिक कराना है। अच्छा अच्छा। हाँ, सर ने बोला हुआ था, तो इसलिए मैं सोची पहले इसी को कंप्लीट करा देते, हाँ। क्योंकि आपका पेपर यही वाला है ना पहले, फिर पता चले फिर मैं भूल जाऊँ अपना टॉपिक कराते एक्चुअली कराते क्या ना। है, मैं एबीएम का क्रेडिट ले रही हूँ, मींस लास्ट अच्छा अटेम्प्ट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैं समझ इसलिए गई। अच्छा, हाँ। ठीक ठीक, तो कोई नहीं मैम। तो आप जाए, वैसे तो ये सब चीजें जो है ना, ये ये सब यूज होगा तो अटेंड कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी पर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 मैम, ओके। सो वैसे ये जो टॉपिक है वो एबीएम का ही है, और ये सब मैं आज ही क्लास लूंगी वाला, फिर कल से हम लोग अपना एबीएफएम ही करेंगे मैम। तो मैं इसको लीव कर मैम वॉइस नहीं आ हाँ रही है मैम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप लीव कर सकते हैं आज की क्लास से, ठीक है। कल से हम लोग हाँ अपना हाँ, ठीक है। जो मैं हाँ एबीएफएम उसी को एक कंटिन्यू। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। इतने वॉइस में ब्रेक है। एक यूनिट रिवीजन हो जाएगा मेरा। जी जी जी, बिल्कुल मैम, आप कर लीजिए, ठीक। ओके ओके, थैंक अभी यू। जी, ओके मैम। अभी देखिए, अभी वॉइस ठीक है? अभी ठीक है सर? ये सबको प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं देखती हूँ, फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरा। सब ठीक है तो बता दीजिए। वॉइस और ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज हम लोग को, अच्छा, और कोई है ऐसा जिसका एबीएम सब्जेक्ट, एबीएम का पेपर जिसको नहीं देना है? यस मैम, मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी हैं? और देना है मैम, मुझे तो देना है। अच्छा, ठीक है। सो चलिए, कोई नहीं। सो यहाँ पे मैं, हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ये एबीएम का कर रहे हैं फटाफट से, इसीलिए सिर्फ इसको हम लोग आज ही करेंगे। एबीएम, एबीएम, ठीक है। एबीएम हम लोगों को करना है, सो इसका बस आज ही एक क्लास करेंगे। फटाफट से मैं आप लोगों को करा देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है, सो ये आप लोगों को हेल्प करेगा आपके एबीएम सब्जेक्ट में, ठीक है। एबीएफएम वाले जो सब स्टूडेंट्स है वो आज ये वाली क्लास स्किप कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा यूनिट 18 जो है, इसके अंदर देखिए ये सब टॉपिक्स हैं, इसको बहुत ऊपर ऊपर से करेंगे, जस्ट मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना उसको करेंगे, ठीक। इसमें जितना जरूरी है उतना मैं आपको करा दूंगी। चलिए, सो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बैंक में हम किसी कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत सारी जो चीजें हैं ना, बहुत सारी फाइनेंशियल डिटेल्स हम लोगों को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। कि भाई इनका बैलेंस शीट क्या है, इनका पी&एल क्या है, इनका कैश फ्लो क्या है, इनका डेप्रिसिएशन क्या है, ये सब चीजें हम लोगों को क्या करना होता है, चेक करके तब हम लोग उनको लोन या कोई भी जो फाइनेंशियल सर्विस उनको देना होता है वो हम लोग देते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें कुछ चीजों का, हमें क्या होना चाहिए, कुछ चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो वो देखिए क्या क्या है। तो नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। सो कंपनीज एक्ट जो है हमारा 2013, इसका सेक्शन 2, देखिए सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है, तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 40 जो है उसके अंदर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेट है कि कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होती है वो दिया हुआ है। सो देखिए, एक है हमारा बैलेंस शीट। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 242 सबसेक्शन 40, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। सो देखिए, एक तो आपका बैलेंस शीट होता है, ठीक है, एक आपका पी&एल होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। याद रखिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट, ठीक है। उसको बनाया जाता है अदर पर्पसेस के लिए, लेकिन वो कंपलसरी पार्ट नहीं होता, लेकिन कैश फ्लो जो है वो पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सो बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो, और जो हमारा एक चेंजेस इन इक्विटी होता है, हम लोगों को बनाना होता है। अगर आपकी कंपनी के ऊपर वो एप्लीकेबल है तो आपको बनाना है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे नोट्स होते हैं ना, जो हमारी बैलेंस शीट, पी&एल, इसके अंदर हम जो भी चीजें लिखते हैं, फिर उसके ना हम लोगों को अगर कहीं भी कुछ डिटेल देना होता है तो वो हम नोट्स के अंदर देते हैं, ठीक है। सो नोट्स के अंदर हम लोग उसको देते हैं, तो ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है। सो ये आपके क्या होगा, ये आपके टोटल 5 पॉइंट्स है जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी,
सो इनके लिए क्या है, इनके में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो नहीं होता है, ठीक है। कौन सा नहीं होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनके लिए नहीं होता है। जो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी है, उनको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन किया हुआ है, जबकि स्टार्टअप को एज सच उसका डेफिनेशन हमारे कंपनीज एक्ट जो है वो उसके अंदर नहीं आता है। स्टार्टअप कंपनी का जो भी लीगल जो भी चीजें हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं आता। सो आपको याद रखना है कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी और स्टार्टअप के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी कंपनी जिसका एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनीज हैं, जैसे कि जॉइंट वेंचर्स वगैरह के केस में होता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इन एडिशन टू दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 5 पॉइंट्स तक तो उनको बनाना ही बनाना है। उसके अलावा उनको क्या करना है, उसके अलावा उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उनको बनाना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब उनके उनका एक तो इंडिविजुअल बन जाएगा उनका बैलेंस शीट, उनकी एक बैलेंस शीट और P&L इस तरह से भी बनेगा जिसमें कि उनकी जो भी सब्सिडीज या जो भी उनकी एसोसिएट कंपनी है, जो भी उनका जॉइंट वेंचर है, उसका भी सब आपको इन्फॉर्मेशन उसमें डालना पड़ेगा। उसको कंसोलिडेट बैलेंस शीट बोलते हैं। कंसोलिडेट मतलब कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ जो भी उसकी एक सब्सिडरी है, तो एक सब्सिडरी हो गई, एक होल्डिंग कंपनी हो तो उन दोनों का। अगर एक से ज्यादा है तो वो 2 सब्सिडरीज कंपनीज है और एक होल्डिंग कंपनी है, तो 3 का एक साथ बैलेंस शीट बनेगा। उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सो जो यूजर्स होते हैं ना, यूजर्स का मतलब आप जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, P&L, इनके यूजर्स कौन होते हैं, कौन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करता है या किसको इसकी जरूरत होती है, कौन क्यूरियस होता है ये सब चीजों को जानने में। सो उसमें देखिए, लेंडर्स जिनको हमें उधार देना है, हमारे क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म वाले, इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में शेयर्स वगैरह में पैसा लगाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्योंकि इनको टैक्स चाहिए, रेटिंग एजेंसीज क्योंकि उनको रेटिंग करना है तो उसके लिए उनको हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तभी वो रेटिंग कर पाएंगे, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, जनरल पब्लिक और एनालिस्ट जो रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह जैसे होते हैं वो सब। सो ये हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे यूजर्स। इनको एक और टर्म बोला जाता है इनके लिए, बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर अलग होता है, स्टेक होल्डर अलग होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास हमारे शेयर्स होते हैं, स्टेक होल्डर मतलब जिनका कुछ भी लेना देना है हमारे बिजनेस से, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जेन्युइननेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, इनके ऊपर इतनी सारी चीजें बेस्ड होती हैं, सो इनका जो जेन्युइननेस है वो किससे पता चलता है। सो इनका जेन्युइननेस पता चलता है जब ऑडिट वाले आते हैं तब, ये कितना जेन्युइन था, कितना अच्छा था, कितना बेकार था, ठीक है। सो जब हमें ये फाइनेंशियल्स हमें मिलते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों को मिलते हैं जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रेडिट ऑफिसर होते हैं या और एनी सीरियस यूजर जो होता है इस मैटर का, तो वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि इसका आपका ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी जेन्युइननेस कितनी है, कि ऐसा तो नहीं है कि ऑडिटर्स ने पैसे वैसे लेके और सब चीजें क्या कर दिया, मैनिपुलेट, मतलब मैनिपुलेट क्या इसको बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग, कि कुछ उन्होंने अपना क्या कर दिया, वहां पर चीजें दिखा दी हो कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन। सो जो हमारे क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं या उसके अलावा और कोई भी इस तरह का यूजर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इसकी जेन्युइननेस को चेक करते हैं और वो क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और फिर दोबारा से मतलब इन चीजों को एक तरह से क्या करते हैं, इनको रिन्यूअल और रिव्यू करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद फिर आपका होता है इसके अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट। सो देखिए, डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये कौन सी कंपनी, ये आपका जो कंपनीज है उनके केस में ये एप्लीकेबल होता है कि वहां पर उनको अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको डायरेक्टर की जो रिपोर्ट है वो भी उनको लगानी होती है। सो इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो हमारे इसके अलावा जो और जो दूसरे हमारे उनको क्या करना होता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल, अच्छा ठीक है। सो उनको इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग से बताना होता है। डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है ना, मेन चीज है उसमें होता क्या है, उसके अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हाइलाइट्स होते हैं, जैसे बजट के हाइलाइट्स पढ़ते हैं ना हम लोग, उसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो की पॉइंट्स होते हैं वो हाइलाइट्स होते हैं। इसके अंदर कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या रहेगा वो होता है, कंपनी का डिविडेंड, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हमने फॉलो किए हैं, ट्रू और कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका कितना ट्रू एंड फेयर व्यू है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, ठीक। उसके अलावा हमारा हमने गोइंग कंसर्न को फॉलो किया या नहीं किया, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को किया नहीं किया,
या जो भी हमारे ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल है उनको फॉलो किया है या नहीं किया, ये सब डायरेक्टर की रिपोर्ट के अंदर मेंशन होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर देखिए क्या होता है, ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर हमारा होता है, जो ऑडिटर होता है ना वो अपना ओपिनियन देता है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन करके, ठीक है, ऑन दी मटेरियल फैक्ट्स, और जो भी मतलब उसको लगता है कि हाँ ये जो भी जरूरी चीजें जो है उसको वो क्या करते हैं, उस पर वो अपना ओपिनियंस देते हैं। और जो हमारा कंपनीज ऑर्डर 2020 है, सो ये क्या है, ये हमारा एक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है जिसके अंदर 21 आइटम्स है, जहां पर क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को रिपोर्ट देनी है, मतलब इन 21 आइटम्स के ऊपर उनको क्या करना है, अपनी जो ऑडिटर क्या करता है अपनी रिपोर्ट देता है, और उसके अलावा जो अदर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। और ये जो है ये वाला जो ऑडिटर रिपोर्ट है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ये सब पे अप्लाई नहीं होता, कुछ कंपनीज के ऊपर ही अप्लाई होता है, ठीक है। और कौन कौन सी कंपनीज इससे बाहर है, जो कि आपका सेक्शन 240 के अंदर जो कंपनीज आती है, क्योंकि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है ना, तो जिन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है उन्हीं कंपनीज को ये वाली गाइडलाइंस भी फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ हमारे ना कंसेप्ट होते हैं। सो देखिए ये कंसेप्ट आप लोगों ने जीआईबी में भी पढ़ा होगा, अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं तो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं शॉर्ट में वन वर्ड में एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए अप्रूवल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में हो या क्रेडिट में हो, आपको उसको क्या करना है, आपको उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। दिस मीन्स अप्रूवल कॉन्सेप्ट। अप्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब अगर कोई उधार का भी कोई एंट्री है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको सेम मेथड जो है ना, आपको सेम मेथड्स यूज करने हैं। मतलब ये नहीं कि आज कोई मेथड यूज किया, कल को दूसरा किया, फिर तीसरा किया, ऐसे नहीं करना है। आपको सेम मेथड्स ही आपको यूज करना है। लेकिन एक चीज होती है कि अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आप मेथड चेंज कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर जब करेंगे ना तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों किया, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, और आपको मतलब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने या कौन सा आपने मेथड जो है वो चेंज किया, उसका इम्प्लीकेशंस, उसके रीजन, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट विदाउट एनी रीजन आप फ्रिक्वेंटली आप मेथड्स को चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ते हैं हम लोग, एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीबी होता है, तो अगर आपने एक बार एसएलएम ऑप्ट कर लिया तो आप इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको से लगे कि नहीं यार डब्ल्यूडीबी मतलब ज्यादा बेटर है, तो ठीक है आप स्विच कर सकते हैं, आप रीजन बताइए और आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि फिर कल को डब्ल्यूडीबी के लिए फिर एसएलएम पे आ गए, फिर डब्ल्यूडीबी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो ये हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है हमारा कि हमारे बिजनेस की लाइफ क्या है, इनफाइनाइट लाइफ है हमारा बिजनेस। हम ये सोच के चलते हैं कि कभी भी बंद नहीं होगा, इसीलिए फ्यूचर में होने वाली जो चीजें होती हैं उनके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उनके रिगार्डिंग हम लोग अपना जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रोविजंस बनाते हैं, 10-10 सालों के लिए प्रोविजंस बनाते हैं, डेप्रिसिएशन बनाते हैं, सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं। सो वो सब चीजें हम ये सोच के करते हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में हमारा जो बिजनेस है वो बंद नहीं होगा, ठीक। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को इसका जो दूसरा नाम है वो होता है कंजर्वेटिज्म। सो ये क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि आप क्या कीजिए, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को तो कीजिए इग्नोर, और फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए क्या कीजिए, प्रोविजंस बना लीजिए, और जो भी आप कर सकते हैं मतलब इसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है, इसके लिए बैकअप बना लीजिए। और अगर प्रॉफिट फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए, जब होगा तो देखेंगे। सो उसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहां पर हम ये बोलते हैं कि जो ओनर है और जो हमारे कंपनी है वो दोनों अलग अलग एंटिटी है, इसीलिए जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको कंपनी के लिए उसको लाइबिलिटी माना जाता है, और उसको कैपिटल के फॉर्म में बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड, ठीक है। नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर हम लोग कहते हैं कि सिर्फ जो चीजें मनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है सिर्फ उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा नहीं, ठीक। फिर उसके बाद आपका स्टेबल मॉनेटरी यूनिट। अब देखिए स्टेबल मॉनेटरी यूनिट जो है ये क्या होता है कि हम लोगों का क्या होता है ना, सपोज अगर कोई एमएनसी है तो एमएनसीज में क्या होता है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वर्क करती है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेबल मॉनेटरी यूनिट में उनको बिजनेस करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे ना मैक्सिमम जो फॉरेन कंपनीज है ना वो मैक्सिमम डॉलर के अंदर अपना जो प्राइस है ना या जो भी चीज है उसको डॉलर का मतलब एक यूनिफॉर्म करेंसी डॉलर को लेके वो करते हैं, क्योंकि जो डॉलर है वो आपका क्या है वो बाकी की कंट्रीज के कंपैरिजन में वो ज्यादा स्टेबल है,
ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहता है कि आपने कोई मशीन या कोई भी चीज आपने जितने रुपए में खरीदी, आप उसको बैलेंस शीट में उतने रुपए में ही आप उसको क्या करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि आपके खरीदने के 2 साल बाद अगर उसका प्राइस कम या ज्यादा होगा तो आप अपने बैलेंस शीट में फ्लक्चुएशंस करेंगे, नहीं। जो एक बार आपने जो प्राइस आपने पे किया है ना, आप उस प्राइस के ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट में क्या रेट चल रहा है या फिर कम हुआ ज्यादा हो, दैट इज वो मतलब आपका मैटर नहीं करेगा। ठीक, क्लियर हो रही है ऐसे वन वर्ड में, मतलब वन लाइन के अंदर? यस मैम। चलो, फिर उसके बाद जो बाकी के जो पॉइंट्स है, ये कंजर्वेटिव और प्रूडेंस जो है ना, ये एक ही होता है। ठीक है, ये यहाँ पे अलग से दे दिया मैंने। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट होता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे ना, एवरी एंट्री या एवरी ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट विद दी सेम अमाउंट। ठीक है, अगर आपने 5,000 से कोई चीज डेबिट की है तो आपको 5,000 से किसी और अकाउंट को आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। सो उसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये होता है कि देखिए, गोइंग कंसर्न में हमने माना कि हमारा जो बिजनेस है वो इन्फिनिट लाइफ तक चलेगा, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, इस पूरी लाइफ को, बिजनेस की लाइफ को क्या करना पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस, बीच बीच में उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें इसकी लाइफ को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, सो दैट कि हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं 100 साल बाद जब कंपनी बंद होगी तो ही एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, नहीं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या सेमी एनुअल बेसिस पे हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बैंक से केस में आपका हाफ ईयरली में होता है, मतलब वो क्या करते हैं, वैसे तो 31 मार्च को ही होता है फाइनल क्लोजिंग तो, लेकिन एक इंटरनल पर्पस के लिए उनका जो क्लोजिंग है वो आपकी एक बार सितंबर में भी होता है। ठीक है, आप लोग को अवेयर होंगे आप लोग इस चीज से। ठीक है, सो हर एक बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड है ऐसा फिक्स नहीं कि 1 ईयर ही होगा, सबका टोटली डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, या फिर आपका मतलब आपका कस्टमर बेस कितना, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो जैसे जिसकी सुटेबिलिटी होती है अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपना जो ये अकाउंटिंग पीरियड है वो सेट कर लेते हैं, हाफ ईयरली, एनुअली, मंथली। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एडवांस मिल गया, ठीक है, एक ऑर्डर मिला आपको, ये ऑर्डर जो है ये 1 लाख का ऑर्डर है और ये ऑर्डर आपको रिसीव हुआ। ठीक है, सो ये जो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है, इसके लिए आपको कोई एडवांस मिला, तो इस एडवांस को आप अपनी फटाफट से आप इसको अपनी इनकम नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? कोई बता सकता है एडवांस को हम लोग क्या मानते हैं? लायबिलिटी है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी होती है, इसको आप करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सपोज कोई, अगर आपको स्टॉक बनाने को कोई हो तो मैक्सिमम जो भी उसमें टाइम पीरियड लगेगा, सपोज अगर कोई नॉर्मल सी चीज है तो सपोज 3 मंथ्स में आप उसको ये ऑर्डर कंप्लीट करके दे देंगे। सो फॉर 3 मंथ्स ये जो एडवांस आपने लिया है ना इस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो ये आपकी कब तक के लिए आपकी करंट लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट होता है कि प्रॉफिट जब तक आपको एक्चुअली, मतलब जब तक आप वो ऑर्डर बना के दे ना दें या फिर आप उसको रिसीव करने के लिए लीगली लायबल ना हो जाए, तब तक आप उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानेंगे। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट देखिए, मैचिंग कंसेप्ट होता है कि जिस साल के खर्चे हैं ना, या जिस साल की इनकम है, जिस साल के खर्चे हैं, उनको सेम ईयर के अंदर ही आप क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए। आप लोगों ने सुना होगा लाइक आउटस्टैंडिंग, सपोज कोई अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हम क्या करते हैं, इसको P&L में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या बैलेंस शीट में इसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को? करंट लायबिलिटी। बिल्कुल, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट की। सपोज अगर आपको कोई 24,000 में आपको कोई जो भी एक्सपेंस था ना, वो टोटल 24,000 आपको पे करना था, बट यू हैव ओनली पेड 22,000, सो 2,000 आपको अभी और देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप P&L में अच्छा 22,000 ही दिए तो 22,000 को ही आप P&L में डेबिट कर देंगे, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये 2,000 रुपए जो है, दिस 2,000 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस पीरियड ओनली। तो आप क्या करेंगे, वहां पर P&L में आप 24,000 ही दिखाएंगे, भले आप इसको क्या बना देंगे, अपनी लायबिलिटी बना देंगे। ठीक है, फिर उसके लास्ट हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की बिजनेस में ये बोला जाता है कि आप क्या कीजिए कि जो भी आप अपना अकाउंट्स बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपका क्या होना चाहिए, कोई भी चीज को आपको छुपाना नहीं है, कोई सीक्रेट प्रॉफिट आपको नहीं मेंटेन करना है। आपको क्या करना है, हर एक चीज को आपको क्लियरली डिस्क्लोज करना है। इसके लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, AS1 है हमारा। ठीक, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो फुल डिस्क्लोजर को लेके है। ठीक,
फिर उसके मैडम? देखिए, जी सर बोलिए। मैडम स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कंसेप्ट वो क्या होता है? सर स्टेबल मॉनेटरी यूनिट का मतलब जैसे सपोज कोई फॉरेन करेंसी, बहुत सारे जैसे हमारी एमएनसीज है, सो वो जो एमएनसी वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर काम कर रही होगी, सो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्टेबल उसको एक कुछ मॉनेटरी यूनिट लेना पड़ेगा। जैसे कि सपोज आप देखते होंगे मैक्सिमम जो ग्लोबल कंपनीज है वो डॉलर को एज अ यूनिफॉर्म करेंसी लेके चलती है। ठीक है सर, तो इसका जी। मतलब ये होगा जी। अब जैसे वो जो कन्वर्टिज्म जी बोलिए। कन्वर्टिज्म कंसेप्ट। अच्छा कंजर्वेटिज्म, सर जो कंजर्वेटिज्म है ना, कंजर्वेटिज्म इज लाइक आपका ये जो है प्रूडेंस जो है ना, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म एक ही चीज होता है कि आपको फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को इग्नोर करना है और फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आपको तैयारी करनी है। जैसे कि सपोज अगर आपका कोई लाइबिलिटी कोई आपके कंपनी के ऊपर ना कोई केस चल रहा है कि, और अगर आप वो केस हार गए ना, तो आपके लिए क्या होगा, आपको 1 लाख रुपए उस पार्टी को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके लिए ये जो 1 लाख आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ सकता है, पड़ेगा नहीं पड़ेगा दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन चांसेस तो है ना, इसको कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको इसके लिए प्रोविजन या कुछ ना कुछ आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप केस जीत गए तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपीज सपोज, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, इसको इग्नोर कर देंगे। फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपए देना पड़ सकता है, उसके लिए तैयारी करेंगे। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एक ही होता है, यहाँ पर आपको अलग से दे दिया है। ठीक, जेबी में हम इसको एक ही उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आप लोगों ने देखिए जेआईबी में पढ़ा होगा। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारे कुछ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होता है ना कि हम अपनी अकाउंटिंग जो है ना उसमें किस चीज को कैसे मेजर करना है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे डिस्क्लोजर करना है। सो ये सारी की सारी चीजें अब देखिए सपोज अगर हर एक कंपनी अपनी मर्जी चलाएगी और अपनी मर्जी से कुछ मतलब अपनी मर्जी से अगर सब लोग अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगे तो क्या होगा, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना, फिर कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। अभी क्या है, सब लोग एक ही फॉर्मेट के ऊपर बैलेंस शीट बनाते तो बड़ा इजी रहता है इन दोनों दो कंपनीज का। सपोज ये एक्स कंपनी है, ये वाई कंपनी है, सो क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रैक्टिसेस यूज करते हैं और दोनों का जो भी प्रॉफिट आया है वो सेम प्रैक्टिसेस को यूज करके ही आया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ठीक है तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर हर कोई अपने अपने मेथड यूज करेगा तो फिर कंपैरिजन इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी कंपनीज के अंदर या हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके अंदर सोर्स के लिए क्या किया हुआ है, हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो कि एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा आपने, ICAI इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है, इसने एक ASB बोर्ड बनाया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। सो ये क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, फिर अगर इनको ये ठीक लगता है तो ये क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, सो ऐसे करके टोटल हमारे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अभी तक के। ठीक है, इस 32 में से 29 तक के जो है वो मैंडेटरी हैं। ठीक, यहाँ पर भी दिया होगा, ये मैं ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इस वाले पैराग्राफ में यही सब लिखा है। ठीक है, सो इसको हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे। ठीक, सो ये चीज क्लियर है कि टोटल कितने हमारे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन उसमें से जो मैंडेटरी है वो कितने 29 है। कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी वो कंपनीज होती है जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जो मैंडेटरी 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इनको फॉलो करना कंपलसरी है? प्राइवेट लिमिटेड। और कोई बताइए। कंपनी जो 1956 listed under 1956 से 2000 कंपनी हो सकती है जी, बताइए। मतलब जो एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है मैम वही होंगी 2013 एक्ट के अंडर, वही मतलब अगर कंपनी शायद मैम जिसके स्टॉक्स वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है। लिस्टेड होगी वही कंपनी शायद। ठीक, अच्छा, सो मैं बताती हूँ। सो देखिए, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा ठीक बताया। देखिए कंपनी तो हर कोई रजिस्टर होती है 2013 के अंदर, कोई भी चाहे वो पर्सन ना, वो अपनी कंपनी को, उसने अपना कंपनी बनाया, वो जाके उसका रजिस्ट्रेशन ले सकता है, तो वो रजिस्टर्ड कंपनी बन जाएगी, 2013 के अंदर कवर हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो कंपनीज होती है जिनको AS को फॉलो करना कंपलसरी होता है, वो कंपनीज होती है 3 टाइप की।
ठीक है, ये 3 कंडीशंस अगर किसी पे भी अप्लाई होती है तो उनको ये 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। नंबर 1 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। नंबर 2 जो कि लिस्टिंग के प्रोसेस में है, ठीक है। लिस्टेड वाली तो है ही। दूसरी चीज, क्योंकि देखिए लिस्टिंग का भी जो प्रोसेस होता है ना वो काफी उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो अगर कोई कंपनी लिस्टिंग के प्रोसेस में भी है ना तो उसको भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेट फॉलो करना मैंडेटरी है। थर्ड है हमारा, जिन कंपनीज का टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है, 50 ठीक है। 250 करोड़ हो गया ना मैम? सर देखिए अभी जो हम लोगों ने लेटेस्ट जेआईबी की जो बुक है उसमें तो 50 करोड़ ही दिया हुआ है सर। बाकी कुछ अपडेट हुआ होगा तो क्योंकि देखिए हम तो बुक्स के बेस पे ही मैं आपको बताऊं सर, बिल्कुल हो सकता है कि अपडेट हुआ क्योंकि ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। सो एज पर दी बुक, एज पर दी अभी जो हमारा लेटेस्ट एडिशन जो आया है जेआईबी की बुक्स का, सो उसके अकॉर्डिंग ये है सर। बाकी अगर कुछ अपडेट होगा तो फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा, बट राइट नाउ जो पॉइंट्स हैं इसमें लिया है ये वो इसमें भी है। फोर्थ में, जी सर, फोर्थ बुक लाइन में भी में है, रिसिप्ट 250 में दिया है, इंडियन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसमें फोर्थ लाइन है। फोर्थ लाइन। अच्छा आपकी बुक में दिया हुआ है ये हाँ fourth ये line। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कौन सी लाइन में दिया हुआ है? क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फोर्थ लाइन। सर वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब आप कहेंगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। फोर्थ लाइन आप लोग कहाँ बता रहे हैं मुझे सर? यहाँ पे नीचे, नीचे मैम, नीचे से। नीचे मैडम। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए जरा। हाँ अच्छा इसमें ये इंडियन वाला आप कह रहे अकाउंटिंग हैं स्टैंडर्ड। सर, ये जो चीज है ना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आप कहेंगे मैम तो पता ही नहीं आज क्या कर रही है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फर्क क्या हुआ? फर्क ये है सर कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सिर्फ इंडियन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंडियन कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो है ना सर, ये वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमने ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने जिनको अभी हमने क्या किया, हमने अभी रिसेंटली सिर्फ इतने ही हमने अडॉप्ट किए। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि अब हमने भी अडॉप्ट कर लिए हैं। आई होप आप लोग डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। देखिए एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसकी मैं अभी आपको बात बता रही थी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग ये यहाँ से स्टार्ट होता है IFRS जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। सो क्या हुआ देखिए, इसका एक छोटा सा स्टोरी है। सो इसमें क्या हुआ था कि देखिए हम लोग अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जो कि कौन बनाता है? ICAI हमें बना के देता है। लेकिन ICAI क्योंकि इंडियन का मतलब इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बनाते हैं, ठीक है। कि इंडिया में जिस तरह का मार्केट है, इंडिया में जिस तरह का कस्टमर है, इंडिया में जिस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं सर। सो ऐसे उन्होंने 32 स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम होने लगी ना सर, ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या प्रॉब्लम होने लगी कि अब धीरे धीरे हमारी जो कंपनीज है वो ग्लोबल लेवल पे जाने लगी, हमारी इंडिया की कंपनीज भी MNCs बनने लगी। सो वहां पर क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अलग है। अब इस चीज में तो आप लोग भी मानते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत रेयर ही है कि वो मैच करेगा हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड से, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ का काम करने का तरीका और बहुत सारी चीजें अलग हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में अलग है। सो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने जब धीरे धीरे ये चीज को ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है कि हमारी जो MNCs है ना वो बाहर परफॉर्म नहीं कर पा रही है अच्छे से, मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन जो है उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रही है और उनको फॉलो नहीं कर पा रही, वहां जाके उनको प्रॉब्लम हो जा रहा है, टैक्सेशन ज्यादा लग जा रहा है, या फिर वो उनके ऊपर किसी और तरह का कोई पेनल्टी कुछ ऐसे लग जा रहा है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए और एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि सो दैट कि जब हमारे यहाँ की कोई कंपनी बाहर जाए तो वो ऑलरेडी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सीख कर जाए, ऑलरेडी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सीख कर तभी वो घर से बाहर निकले, मतलब इंडिया से बाहर जाए, मतलब वो MNC बने, ठीक है। सो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया कि ठीक है ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ठीक है। सो कोई भी कंपनी अगर बनती है सो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये तो फॉलो करना जरूरी है। 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी कंपनीज को? ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। लिस्टेड प्रोसेस का लिस्टिंग के प्रोसेस में अगर है और या फिर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। सो अगर ऐसी कोई भी कंपनी है सर तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपलसरी है। कौन से? जो कि मैंडेटरी है। कितने मैंडेटरी? 29 है आउट ऑफ 32, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है। उसके बाद फिर क्या हुआ
अब फिर हमारे, अब हम इसके अंदर चेंज कर, अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस तरह से डेवलप कर दिया जाए। पर अब जो हमारी जो ऐसी कंपनीज है जो भी बहुत छोटे लेवल पे, जो अभी नहीं परफॉर्म कर रही है इतना अच्छा, तो वो एकदम से ग्लोबल स्टैंडर्ड कैसे अडॉप्ट कर लेंगे? तो वो भी नहीं कर सकते हम लोग। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि एक काम करते हैं, ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग समझते हैं और इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको अपनी इंडियन कंपनीज के जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिनका ये अभी एलिजिबिलिटी बनेगी, अभी मैं बताऊंगी, ये 250 करोड़ वाली। सो जो भी कंपनीज अब इस वाले दायरे के अंदर आती है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनके ऊपर हम उनको कहेंगे आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपलसरी। क्योंकि देखिए जो कंपनी का नेटवर्क 250 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है, सो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, या ऐसा हो भी सकता है कि ये कंपनी फिर आप आगे जाके एमएनसी बन जाए, दूसरी कंट्रीज में भी जाके वो बिजनेस करे। सो उसको घर में ही तैयारी कराइए, ठीक है ना, उसको आप यहीं पर ही तैयारी करा दीजिए कि ये बाहर जाके ये इन रूल्स रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक यस है, मैम। चलिए। सो अच्छा, अब इसका हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या रूल्स होते हैं। ये वाले हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स हैं, ठीक है। सो देखिए, अब ये विद द इमरजेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, ठीक। सो हमें जरूरत लगी कि भाई हमें IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए इंडिया के अंदर भी, ठीक है। और इंडिया ने फाइनली IFRS को अडॉप्ट किया, लेकिन अपनी टर्म्स में अडॉप्ट तो किया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना एकदम से। अब आप सोचिए ना, मैं आपको कह दूं कि सर आप अपने घर में एकदम से ये वाला नया एक कोई टेक्नोलॉजी ले आइए और आप ऐसे कर, या बैंक में आप मान लीजिए कि एकदम से आप ये बिल्कुल ऑल टुगेदर कोई नई चीज है इसको करना शुरू कर दीजिए, एकदम से नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपके यहाँ का स्टाफ कैसा है, वो स्टाफ का मतलब वो किस तरह से इन चीजों को लेंगे। सो यहाँ पर हमने इनको अडॉप्ट तो किया नो डाउट, लेकिन अपनी टर्म्स के साथ। तो जब हमने इनके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया तो वो बन गए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब है तो बेसिस तो उनका ग्लोबल स्टैंडर्ड ही, लेकिन उसको हमने अपने स्टाइल में हमने इसको अडॉप्ट किया, ठीक। सो इसको फिर अब जब अपना स्टाइल बन गया तो फिर नाम भी अलग बन गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया उसका नाम, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो, अब ये देखिए ज्यादा पुराने नहीं है, ये तो बहुत पुराने हैं, लेकिन ये जो है आपका अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये 2017 से ही इसको ये एप्लीकेबल हुए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेटवर्क। मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए क्या जरूरी है कि लिस्टेड हो, ठीक है। अब चाहे फिर नेटवर्क उनका कितना भी हो, एक बात। दूसरी बात क्या है, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी सपोज, सो अनलिस्टेड कंपनी के लिए है ₹250 करोड़ का नेटवर्थ अगर है तो, मोर देन, ठीक है, मोर देन 250 करोड़ का अगर नेटवर्थ है तो उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपलसरी। सो अब आई होप अब आप लोगों को दोनों का जो एलिजिबिलिटी है वो क्लियर है, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिस्टिंग के प्रोसेस में अगर है, और या फिर टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपलसरी है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए अगर लिस्टेड है तो उसको करना ही करना है, फिर चाहे उसका नेटवर्क कुछ भी हो। और अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो, और मतलब सपोज एक तो वो अनलिस्टेड है, लेकिन अगर उसका फिर हम देखेंगे नेटवर्क, अगर नेटवर्क 250 करोड़ से ज्यादा, तो फिर उनको ये फॉलो करना कंपलसरी है। और यहाँ से आप मान के चलिए 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये टोटल 41 है, ठीक है। ये जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये टोटल 32 है, लेकिन मैंडेटरीज में से 29 है, और ये आपका ये है आपके टोटल 41, ठीक है, ये वाला। सो इसमें से मैक्सिमम जितना क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सब यहाँ पर नोट डाउन करा दिए, ठीक है। मैडम जी बोलिए बोलिए। मैडम अभी टोटल ऑफ 41 स्टैंडर्ड्स, उसमें से 2 स्टैंडर्ड्स हैव बीन सुपरसीडेड एंड विथड्रॉन करके है। अच्छा ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। सो ऐसी देखिए, ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी फिर आपको इस चीज को याद रखना है ना कि देखिए टोटल 32 है, लेकिन 32 में से जो कंपलसरी है वो 29 है। सो अब इसका भी देख लेते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टोटल 41 है, ठीक है, अभी तक जो नोटिफाई हो चुके हैं, ठीक है। सो सपोज अगर क्वेश्चन आता है कि
कितने अभी तक नोटिफाई हो चुके हैं, तो आंसर होगा 41। ठीक है, फिर उसके बाद जिसमें से हमने क्या किया, ऑफ विच 2 स्टैंडर्ड्स हैव बीन सुपरसीडेड एंड विड्रॉन। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड को विड्रॉ कर लिया गया है। इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन of any applicable act or Indian accounting standard, the provision of the act will prevail। ठीक है, सो कहीं पर अगर डाउट होगा किसी में, सपोज कोई एक्ट जो है उससे रिलेटेड एक्ट कुछ और कह रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है, तो वहां पर जो एक्ट है वो आपका प्रिवेल करेगा। ठीक है, सो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए आपको कि ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है लेकिन वो एक्ट से ऊपर नहीं है। ठीक है, सो कहीं पर भी कंफ्लिक्ट होगा तो एक्ट में जो लिखा होगा वो माना जाएगा। ओके, सो ये चीजें हो गई। सो इसमें हमने क्या किया, 2 को हमने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। सो इस ये आपके अब कितने हो गए, 39। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये 29 है, ये 39 है। ठीक, बट नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो 41 है, टोटल की बात करेंगे तो 32 और 41। ठीक, चलो। सो हम लोग बात करते हैं लीगल पोजीशन रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके हमारा जो लीगल पोजीशन है वो क्या है, सो वो देखते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अभी रिसेंटली जेआईबी में कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, उसने क्या कर दिया, उसने बैलेंस शीट और पीएनएल का हमें फॉर्मेट दे दिया है। कोई मुझे बताएगा कि वो फॉर्मेट का कौन से शेड्यूल में और कौन से उसमें है पार्ट में? फटाफट से मुझे शेड्यूल बता दीजिए और मुझे पार्ट बता दीजिए बैलेंस शीट का, और मुझे पार्ट बता दीजिए पीएनएल का। मैडम शेड्यूल 24 है शायद। और कोई बताइए? शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है और उसी के पार्ट 2 में पीएनएल का फॉर्मेट दिया है। ठीक है, सो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपका इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और कंपनीज गवर्न बाय एनी अदर लॉ, सो जिनका अपना लॉ है, सो वो वाले कंपनीज के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आते हैं, और लेकिन इसमें से एक्सक्लूडेड कौन से, इंश्योरेंस कंपनीज का ये नहीं है, बैंकिंग का ये नहीं। बैंकिंग का बता दीजिए, अच्छा बैंकिंग का बता दीजिए। बैंकिंग का फॉर्म ए पार्ट 1 बैलेंस शीट का ये जो आपका बैंकिंग उसका है ना, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है उनका फॉर्मेट। शेड्यूल 6 में 1956 जी, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यस सर एक बार चेक कीजिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर भी शेड्यूल 3 है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। एक बार आप चेक कीजिए सर प्लीज, 1 सेकंड दीजिए और मुझे। जेआईबी में पूछा गया था ना पिछली बार ये। चलिए, सो किया आप लोगों ने कंफर्म? नहीं किया? शेड्यूल 6 ही है मैम शायद 1956 का 211 ना। 1956 तो चेंज हो गया ना, अब 1956 ही तो 2013 बना है। जो कंपनीज एक्ट 1956 था पहले, उसी को ही रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है। ठीक है, चलिए
सो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते क्योंकि बहुत इजी सी चीजें हैं, सो पता नहीं पूछ भी सकते हैं, वैसे नहीं भी पूछ सकते हैं। सो ये आपका क्लियर है। जो कंपनीज एक्ट के जो आपके फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 के अंदर दिया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक। चलिए, और जो बैलेंस शीट आपका जो फॉर्मेट्स है ना आपके बैंकिंग कंपनी के, वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है आई थिंक, उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनको क्या करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, ठीक है। जो भी कंपनी के अंदर जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है उनका ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। उसके अलावा और कुछ इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, ये अच्छा, ये देखिए फॉर्मेट यहाँ पे दे भी दिया है आपका, ये फॉर्मेट है आपका बैलेंस शीट का ना, ठीक है। ये नया वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसको पहले आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले जो बैलेंस शीट थी वो इस तरह से बनती थी, ये आपका बैलेंस शीट की ऐसे ना। अभी आपका क्या हो गया, अब वर्टिकल फॉर्म में हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता था, इधर लायबिलिटीज इधर आपका एसेट्स ऐसे रहता था ना। अभी क्या कर दिया, एसेट वाले पार्ट को उठा के इसके नीचे रख दिया, ठीक। ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहला जो हमारा लायबिलिटी है, पहले हम सिर्फ लायबिलिटी लिखते थे, अब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। सेकेंड हेडिंग होगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक। फिर उसके बाद आपका आएगा करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स मतलब आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ जाएंगे यहाँ पे, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर आप क्या कर लेंगे, फिर आप उसका टोटल कर लेंगे। फिर उसी के नीचे से आपका शुरू हो जाएगा एसेट्स। एसेट्स में सिर्फ दो ही आपकी मेन हेडिंग्स है, नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स और नंबर 2 करंट एसेट्स। नॉन करेंट जैसे कि आपका जो भी फिक्स एसेट्स आपकी हो गई, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल सब आपके यहाँ पर आ जाएंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि आपका लॉन्ग पीरियड के लिए। और दूसरा आपका क्या आएगा, करंट एसेट्स, जो कि आपके करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब चीजें आपकी करंट में आ जाएंगी, ठीक। और अगर हम बात करते हैं पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट की, सो पीएनएल का देखिए, पहले पीएनएल आपका इस तरह से टी शेप में बनता था, अकाउंट फॉर्म में बनता था, ठीक है। अभी क्या कर दिया, उसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में ले आए हैं, ठीक। और उसका भी जो तरीका है वो इसी तरह से कर दिया है कि आपका सबसे पहले क्या करते थे हम लोग ना, अगर आप लोग को याद होगा, ट्रेडिंग में अलग लिखते थे, फिर पीएनएल बनाते थे। अभी ट्रेडिंग और पीएनएल को मर्ज कर दिया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स से जो पैसा आएगा वो यहाँ पे आएगा। फिर उसके अलावा जो और इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, वो अदर इनकम में चले जाएगा, ठीक है। फिर पहले हम लोग क्या करते थे ना, जैसे कि हम लोग वेजेस को लिखते थे ट्रेडिंग में, और हम लोग उसको सैलरीज को लिखते थे पीएनएल में। लेकिन अभी क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो सब एक ही कैटेगरी में आएंगे, तो सब वेजेस, सैलरीज और उनका प्रोविडेंट फंड और उनका जो भी उनके लिए जो भी उनका इंश्योरेंस वगैरह जो भी वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। सो ये हमारा पीएनएल का फॉर्मेट है। मैडम ये फॉर्मेट क्यों चेंज हुआ है इससे? मैम ये रिक्वायरमेंट जैसी रहती है ना, अकॉर्डिंगली फिर जो हमारा जो नया कंपनीज एक्ट बना है एक्चुअली मैम, वो आज के सिनेरियो को देखते हुए बना है। क्योंकि आप सोचिए 1956 से लेके आज के डेट में अगर आप देखें तो चीजें कितना चेंज हो चुकी हैं। सो इसीलिए और अब तो ये खुद ही इतना पुराना हो गया, 2013 ही इतना पुराना हो गया। फिर इसमें ना आप सोचिए इन्होंने 13 में जो चीजें करी थी उसके बाद भी कुछ रह गया था, फिर एक इन लोगों को ना कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा 2015 का। सो उसमें इसकी भी कुछ चीजों को रिप्लेस कर दिया इन्होंने 2015 का। जैसे आप लोग ने एक दो चीजें शायद आपको पता होंगी, कॉमन सील जो था ना कंपनी की, जो मोहर लगती है, हटा दिया उसको इसका जो कंपल्शन था उसको हटा दिया है, ठीक है। एक मिनिमम आपका पेड अप कैपिटल रहता था, उसकी कंपल्शन को हटा दिया। तो ये सब आपके 2015 में हटाए हैं। 13 में वो थे बट 15 में उसको भी हटा दिया। सो यहाँ पर बहुत मतलब 1956 में जो कंपनीज थी वो कंपनीज और आज की कंपनीज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर इसलिए वहां पर रिक्वायरमेंट लगी कि इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिर एक बार इसको थॉरली पूरा ही चीजों को एग्जामिन किया जाए। तो उनको ऐसा लगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट हम लोग जो बनाते थे ना, ये इसका जो प्रेजेंटेशन था ना, ये वाली बैलेंस शीट का, वो अच्छा नहीं था। क्योंकि उसमें हमने क्या किया, कैश यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर अच्छा, फिर उसका फिक्स एसेट बाद में पता चली तो एसेट यहाँ पे लिख दिया, फिर उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख दिया। तो प्रेजेंटेशन जो था ना वो थोड़ा उल्टा पुल्टा था वहां पे।
मतलब बहुत आप कह लीजिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं था। और अभी यहाँ पर क्या है, और सारी कैलकुलेशन भी यहीं पर ही होती थी, तो खिचड़ी बन जाती थी जब एक बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे। मतलब आप जो स्क्रीन पे वैसे देखते थे वो तो एक बैलेंस शीट फिर भी आपको एक अच्छी सी मिलती थी, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते थे या काम जब करते थे या क्वेश्चंस करते थे, तो वहां पर पूरा कैलकुलेशन का कंफ्यूजन हो जाता था। बट अभी जो ये इस तरह से इन्होंने दिया है ना, इसमें क्या होगा, अब देखिए जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स है, उसके अंदर आपके बिल रिसीवेबल्स आएंगे, उसके अंदर आपके डेटर्स आएंगे, ठीक। सो अब आपको क्या करना है ना, वहां पर आपको इसका प्रोविजन अलग से माइनस करके दिखाना होता था, बेड डेट्स को भी करना पड़ता था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इन दोनों का टोटल सपोज 10,000 रुपए आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर नोट नंबर डालेंगे। सपोज ये नोट नंबर है 13, सो 13 नोट नंबर डाला आपने, उसके सामने 10,000 लिखा, और फिर लास्ट में जहाँ पे ये बैलेंस शीट खत्म हुई है, तो पीएनएल का देखिए ना उन्होंने, यहाँ पर आप डालेंगे नोट टू अकाउंट्स और नोट नंबर डालेंगे 13, और उसमें आप लिखेंगे कि भाई बीआर जो थे वो 5,000 के थे, जो डेटर्स थे वो मेरे इसमें से जो माइनस करके जो भी आएगा, कितना आएगा 8, ठीक है, जो 8 है वो मेरे डेटर्स है। तो ये जितनी भी डिटेल होंगी ना, ये नीचे नोट टू अकाउंट्स में होंगी, ठीक है। मतलब जो बैलेंस शीट होगी वो बिल्कुल एक सुंदर सी बैलेंस शीट बनेगी। उसमें क्या होगा, उसमें फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी विद रेलेवेंट जो भी उसका नंबर होगा उसके साथ, और उसका जो भी डिटेल है वो आपका नीचे नोट नंबर में मेंशन होगा। इसीलिए आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एक पार्ट है वो लास्ट में क्या है, नोट टू अकाउंट्स। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना आपको। यस मैम, जो सभी चीजें वो लास्ट में नोट करके लिखी जाती है। जी जी जी, उसको नोट टू अकाउंट्स बोलते हैं। यस पेज ही खो गया। एक्चुअली मेरे पास इसका सिंगल पीडीएफ नहीं था ना, तो मैंने बुक से ही लिया था, जो आप लोग ने बुक शेयर की हुई है। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर बताइए एक बार। 423 जो चैप्टर चालू हुआ वहां से। हाँ हाँ, कुछ भी बता दीजिए सर। 423। 423। एटीन था ना हमारा चैप्टर। ऐसे अभी वो जो बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, वही ऐसा वो स्टेटमेंट बनाती है। हाँ, उसमें उसमें भी सर उसमें भी ये है ना कि किन के ऊपर कंपलसरी है ये स्टेटमेंट्स बनाना। तो जिनको हाँ। कंपलसरी है, जिनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, और जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, तो उनके लिए जरूरी है, सो उन लोगों को बनाना रहता है। वर्किंग कैपिटल ये हो गया, आप लोगों का वर्किंग कैपिटल हो गया। हाँ हो गया मैम। अभी तो ये सब चीजें ना जेआईबी में से डाल दी है ना कि उन लोगों को, लेकिन उनके लिए अच्छा है पता है, उन लोगों के लिए अब सीआईबी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आसान हो जाएगा, लेकिन हाँ उनके जो कंसेप्ट जो इस बार अब जो उन्होंने अकाउंट्स का सिलेबस डिजाइन किया है ना, सो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली एबीएफएम में भी, और ये जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, लाइक आपके ये एबीएम और बीएफएम, इसमें भी वो कॉन्सेप्ट उनके बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि मैंने कोर्स देखा था ना, तो काफी टॉपिक्स जो हैं जो अब इंट्रोड्यूस किए हैं वो आप लोगों के अब इसमें है, मतलब वो आगे जाके यहाँ पर आपको करना रहता है वो ना। ये ट्रेंड एनालिसिस चैप्टर हो गए। यहाँ पे हमने नहीं किया ना, अच्छा ये नीचे ना इसी की डिटेल्स दी हुई है एक्चुअली। जो हमने फॉर्मेट अभी देखा ना, ये जो हमने फॉर्मेट देखा है, इसके अंदर जो बैलेंस शीट के जो आइटम्स है, ये आप लोगों ने जेआईबी में भी किया होगा ये चीज तो ना, हाँ मैम किया है है ना। सर। ये चीज है ना, ये बैलेंस शीट का जो है हमारा, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हम नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, ये सब चीजें मेंशन करते हैं।
रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे हमारे रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व्स जो हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो भी हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की में जैसे डिवेंचर्स हो गए, बैंक लोन हो गए, ठीक है, ये सब चीजें ये इसी का डिटेल दिया हुआ है। तो इसको आप लोग ना सिर्फ एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। उसमें मैम इसके अंदर सिर्फ जो पहला शेयर होल्डर्स वाला है ना, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन, वो वाला नहीं था इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो है जी या अच्छा। कुछ याद नहीं ऐसा है। नहीं नहीं सर, ये सब था, ये तो क्योंकि 2013 में चेंज हो चुकी है ना चीजें, तो बिल्कुल होंगी सर। ये पूरा चैप्टर था, बल्कि ये पूरा ना यहाँ तक ये तो पूरा एज इट इज, ये फॉर्मेट और फॉर्मेट के नीचे का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो सेम है सर। मॉड्यूल आपका वहां पर मॉड्यूल बी में था, पुराना वाला जो जीआईबी में एएफबी जो था ना, एएफबी का मॉड्यूल बी का चैप्टर था, कंपनी अकाउंट्स का पढ़ते थे ना हम लोग, शेयर्स वाला चैप्टर, उसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर था वहां पे दिया हुआ था ये सब, ठीक है। सो चलिए फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं दिया है, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 3, ठीक है, AS3 है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम लोग जो भी एक्टिविटीज होती है ना, उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। दूसरा है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और लास्ट हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो भी हमारी वर्किंग्स है, जो भी हम एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, सो वो सब उससे रिलेटेड जो भी कैश का लेन देन हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ होगा तो प्लस के साइन से डिनोट करेंगे, आउटफ्लो हुआ होगा तो माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। इन्वेस्टिंग में आपका आता है कि आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लाइक आपने फिक्स एसेट परचेज की है, मतलब कोई भी फिक्स एसेट आपने खरीदी है या बेची है, कोई आपने किसी और कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं, बेचे हैं, सो वो सब चीजें आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अगर जिस एक्टिविटी से जैसे कि सपोज अगर आपने सेल किया होगा तो पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे, अगर आपने परचेज किया होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि उस यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है फायदा नुकसान कम ज्यादा, आपको कैश देखना है कि कैश आया या गया। कैश आया तो प्लस कीजिए, गया तो माइनस कीजिए, ठीक। फिर उसके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है कि हम लोग ने कहाँ से हम लोगों ने फंड रेज किया है, ठीक है। सो फंड रेज करने में हमारा क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि सपोज हमने शेयर इशू किया है, ठीक है, या हमने बैंक से लोन लिया है, या हमने डेट्स इशूज किए हैं, और अगर इनका आपने रीपेमेंट किया है तो फिर वो आपका क्या होगा, रीपेमेंट किया तो माइनस, इशू किया तो प्लस, है ना। लोन लिया है तो पैसा आएगा ना, प्लस हो जाएगा, अगर आपने लोन का रीपेमेंट किया तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो उसके बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कहता है। और इसमें क्या किया है, इसके अंदर एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्टिविटी अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सो आपको याद रखना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कभी कभी ना वो डाल देते हैं, कैपिटल बजटिंग डाल देते हैं ऑप्शन में ना, कई बार जो मैंने क्वेश्चन देखा इससे रिलेटेड। चलिए, सो ये चीज हो गई है। अच्छा, इसमें क्या रहता है ना, इसमें हम लोग ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये तीनों एक्टिविटीज का एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 को हम इसमें क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक। सो प्लस माइनस करके जो भी हमारा 1, 2, 3 एक्टिविटीज का जो भी आंसर आता है ना, सो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आता है, दिस आंसर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट में यहाँ पर कैश का सपोज हमारी ऐसे बनती है ना, दोनों साल का हमें बैलेंस चाहिए होता है। सपोज हम 2020 का बैलेंस शीट अगर बना रहे थे, 2020 और 2019 दोनों का होगा यहाँ पे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो सपोज पिछले साल आपका जो कैश था वो था 2000 रुपीज, 2000 ज्यादा कम हो गया, 20,000 मान लीजिए, और क्लोजिंग है आपका 50,000 सपोज। सो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग करेंगे 20,000 से, तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी ना वो सब करने के बाद आंसर आपका यहाँ पर 50,000 आना चाहिए, ठीक है। सो दिस आंसर शुड इक्वल टू दिस आंसर, मतलब बैलेंस शीट में आपका जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है ना, वो आंसर यहाँ पर मैच करना चाहिए। अगर ऐसा है दैट मीन्स कि आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बना है, अगर उसमें कुछ गलत है दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक। चलो फिर हम लोग इसमें देखिए यहाँ पे दे भी दिया है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग।
फिर इसके यूज क्या है, इसके यूज देखिए यही है कि इसमें हम लोगों को क्या पता चल जाता है, नेट कैश फ्लो पता चल जाता है कि एक्चुअल में कैश का फ्लो क्या रहा। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें बिजनेस को ये पता चल जाता है मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब ये चेक कर सकते हैं कि भाई जो हमारा जो भी असेसमेंट है वो हमारा सही रहा या नहीं रहा। ठीक, पास्ट और फ्यूचर का हम लोग कैश का असेसमेंट कर सकते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि चोरी से ड्रॉर में से किसी पर्सन ने निकाल लिए या कुछ ऐसे हुआ, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे पता चल जाती हैं। ठीक है, और बाकी मतलब ये वैसे ही पॉइंट्स है सब ना, नॉर्मल से, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। फिर हमारा आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आंसर होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, चलिए, सो जो कैश फ्लो होता है, कैश में हम लोग क्या देखते हैं, कैश फ्लो में हम लोग देखते हैं कैश का जो भी आना जाना जो भी हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन फंड फ्लो में हम लोग क्या करते हैं ना, फंड फ्लो में हम लोग सिर्फ कैश का आना जाना नहीं देखते हैं, हम लोग फंड्स का देखते हैं। ओवरऑल हमारा बिजनेस के अंदर टोटल इन टोटल क्या आया। ठीक है, हमने फंड्स का क्या इस्तेमाल किया और कहाँ से हमारे पास फंड्स, मतलब कहाँ से फंड्स आए, पैसा नहीं, कैश फ्लो में तो पैसा चाहिए। फंड फ्लो में होता है कि हमारे पास हमने जो भी काम किए उसमें से कौन कौन से काम हमारे सोर्स बने फंड्स आने के, और कौन कौन से काम हमारे एप्लीकेशन या यूज बने हमारे फंड्स के। जैसे कि सपोज मैंने क्या किया, शेयर इशू किया, तो ये मेरा सोर्स है कि यूज है, सोर्स ऑफ फंड। फंड्स आएगा कि जाएगा, आएगा। आएगा ना, तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ फंड है ना। और सपोज हमने डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूज ऑफ फंड्स, हमने फंड्स को या पैसे को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक, सो ये आप इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो सारी चीजें आ जाती है कैश फ्लो के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कैश आता है, मतलब सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हम लोग देखते हैं। यार प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा इसमें ठीक है, इसके अलावा अरे वो इसमें दे और कुछ देता है नहीं। लेकिन ठीक, सो ये हो गया है, क्योंकि देखिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है वर्ड टू वर्ड पढ़ने का ना। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कि देखिए एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो तो हमारे किसके लिए होता है, पास्ट पीरियड के लिए होता है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि आने वाले 5 सालों में मुझे मेरी बिजनेस की क्या सिचुएशन रहेगी, सो उसके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि पास्ट में जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है ना, उस डेटा के बेस पे कि सपोज हर साल मेरी जो सेल है वो 10% बढ़ रही है, तो बाकी के 5 सालों में 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट दिखा दिया। सो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, कि जब हम जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो पास्ट के लिए बनता है ना, जो चीजें हो चुकी है उसको रिकॉर्ड करते हैं। प्रोजेक्टेड हमारा फ्यूचर के लिए बनता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। बाकी कैश फ्लो फंड फ्लो का मीनिंग याद रखिएगा, फंड फ्लो का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3। सो देखिए अब इन चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो क्या फायदा होता है। सो सबसे पहले तो देखिए हमें बिजनेस का हमें क्या पता चल जाता है, परफॉर्मेंस पता चल जाता है और पोजीशन पता चल जाती है कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है और उसका पोजीशन क्या है। अगर सपोज आप मान लीजिए मोबाइल बनाने की अगर 10 कंपनीज है तो उन 10 कंपनीज में हमारा रैंक क्या है। अब आप लोग देखते हो ना कि भाई सपोज सैमसंग है वो नंबर 1 पे है, ठीक है, या फिर आपका या कोई भी कंपनीज की जो रैंकिंग्स होती है तो वो किस बेसिस पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे तो होती है। ठीक, दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब आप अपने इनके बेसिस पे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके आप फ्यूचर के आप अपने वो भी बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप प्रोजेक्शंस भी कर सकते हैं ना कि भाई ठीक है इस साल मेरा ये प्रॉफिट है तो अगले साल क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस प्रॉफिट को उस अज्यूम प्रॉफिट को मान के हम और डिसीजन ले सकते हैं ना। सो हम फ्यूचर के हम लोग परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं इससे। नेक्स्ट, डिटेक्टिंग डेंजर सिग्नल्स। अब देखिए सपोज अगर हमें इससे पता अगर हमारा बिजनेस जो लॉस में जा रहा है और हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स भी नहीं है अपने जो सिक्योर्ड हमारे जो है जो भी सिक्योर्ड लायबिलिटीज हमारी उनको पे करने के लिए, सो इस तरह की जो चीजें वो हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाती है। अगर कोई डेंजर सिग्नल होता है तो एकदम से पता चल जाता है। उसके अलावा असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट। सो देखिए अब आप लोग अगर लोन देते हैं तो आप लोग लोन देते हैं, अगर पर्सन को लोन देते हैं तो उसकी पिछले 3 साल की आईटीआर देख के देते हैं
है ना, अगर आप कंपनीज को लोन देते हैं तो उनका जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको देख के देते हैं, राइट। फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं, 2 पॉइंट्स है, एक तो एग्जामिन फंड फ्लो अभी हमने देख लिया ना कि इसके उससे हम क्या देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि भाई हमारा जो फंड्स है उसका फ्लो क्या है, मतलब कितना चीजें हमारे बिजनेस से बाहर गई और कितना हमारे बिजनेस के अंदर है, ठीक। लास्ट क्रॉस चेकिंग, ऑब्वियसली अब देखिए हमने जो भी काम किया है, ठीक है, जो भी हमने काम किया तो उसका एक तरह से क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो वैसे ऑडिटिंग होता है, बट स्टिल फाइनेंशियल ऑडिटिंग भी क्या है, वो एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो है ना। फिर रीअरेंजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनालिसिस, तो हम लोग कैसे बैलेंस शीट को हम लोग कैसे रीअरेंज करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए। सो देखिए, बैलेंस शीट व्हेन एनालाइज्ड बाय अ क्रेडिट ऑफिसर, मतलब आप लोग बैलेंस शीट को इस तरह से देखते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं आप, उसका जो भी चीजें होती है ना, जो भी बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीजें होती है, आप उनको क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको नेट वर्किंग कैपिटल भी उनकी जाननी होती है ना, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऐसा रहता है ना, कुछ नेट वर्किंग कैपिटल में मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, आपने वर्किंग कैपिटल में पढ़ा होगा, यस मैम। है ना। सो आपको ये जानना है कि कंपनी का, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से, ये तो कंपनी के पॉइंट से हो गया, फिक्स एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, आपको अलग टाइप से चाहिए, ठीक है। कैसे? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अवेल, कि इस पर्सन ने कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिया है, ठीक। लेकिन आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, करंट लायबिलिटीज मिलेंगी टोटल, ठीक। अदर करंट लायबिलिटीज मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के अलावा जो और लायबिलिटीज हैं, टर्म लायबिलिटीज कितनी है उनकी, मतलब लोन्स वगैरह कितने, टर्म लोन्स कितने हैं उनके, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, ये नेटवर्थ होती है ना, बिजनेस की नेटवर्थ क्या होती है, उसका जो पेड अप कैपिटल है और उसके रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सो ये हमारा क्या नेटवर्थ, तो इसकी नेटवर्थ हमें जाननी होती है, ठीक है। और ये अगर आप नेटवर्थ को, मतलब ये 3 क्या होते हैं, ये 3 होते हैं कंपनी के सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड, है ना। सो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी के, वो क्या होते हैं, यही तो 3 होते हैं भाई, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, शेयर कैपिटल होती है और लायबिलिटीज होती हैं, जैसे आपका डिबेंचर हो गया, टर्म लोन वगैरह हो गया, ठीक। और उसके अलावा फिर क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं, मतलब करंट लायबिलिटीज होती हैं। सो आप क्या करते हैं, आप इस बैलेंस शीट को इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक। और इधर आप देखिए शॉर्ट टर्म यूजेस आपके क्या है, टोटल करंट एसेट में आपने पैसे को इस्तेमाल किया और नेट वर्किंग कैपिटल में आपने इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म यूजेस आपने कहा किया, फिक्स एसेट में और अदर नॉन करंट एसेट्स में, मतलब फिक्स एसेट्स को छोड़ के बाकी की जो नॉन करंट एसेट्स है, लाइक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है, उसमें आपने जो पैसे यूज किया है, ठीक। फिर ये आपका P&L अकाउंट है। सो P&L अकाउंट में हम लोग इसको किस तरह से रीअरेंज करते हैं, आपने ऊपर फॉर्मेट देखा था ना किस तरह से था। सो यहाँ पर देखिए बैंक इसको किस तरह से बनाता है, ग्रॉस सेल लिख लेता है उनका, उसमें से जो भी GST वगैरह जो होता है उसको माइनस कर लेता है, फिर नेट सेल्स आ जाती है, फिर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं उनकी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। फिर वो ये वाले एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, फिर उनका क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर उस पर टैक्स देते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। और यही वो अमाउंट होता है जो कि किसको मिलना होता है, जो हमें एज, इक्विटी होल्डर। जी बिल्कुल, इक्विटी और प्रेफरेंस को। सो ये डिविडेंड होता है जो कि किसको मिलता है, प्रेफरेंस को मिलता है, इक्विटी को मिलता है, और इसी में से ही, इसी पार्ट में से ही हम लोग कुछ पैसे को क्या कर लेते हैं, बिजनेस के अंदर एज रिटेन अर्निंग्स भी रख लेते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें क्लियर हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आप अरेंज करते हैं उसके रिगार्डिंग, तो आप क्या करेंगे, जब हम इसको अरेंज करते हैं इन पॉइंट्स को आपको एग्जामिन करना है एज अ बैंकर बाय सुटेबल चेंजेस मेड इन द डिफरेंट आइटम्स। सो देखिए आपने क्या किया, जो इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टर्म लोन है ड्यू विद इन 1 ईयर, उनको आपने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। क्यों, कोई बताएगा क्यों सेपरेट करना है? क्योंकि वो फिर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि वो फिर वो पर्टिकुलर उस साल की जो EMI है वो फिर आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। एडवांस टैक्स और प्रोविजन, ये भी बैंक को अलग से इसको देखना होता है, ठीक है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये क्या होता है ना कि सपोज कभी कभी क्या होता है, या मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अब देखिए हम जो P&L कैलकुलेट करते हैं वो कौन से रूल से कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग रूल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो इनकम टैक्स वाले आते हैं ना, जब इनकम टैक्स वालों के कुछ रूल्स उनके अलग ही, तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
सपोज अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन है वो आप SLN से भी लगा सकते हैं, वो आप WDVB से भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स वाले सिर्फ और सिर्फ किससे लगाते हैं? WDV से। तो जो आपने इनको P&L बना के दिया है उसको तो रख देंगे साइड में, फिर क्या करेंगे? अपने रूल्स को वहां पर अप्लाई करके फिर अपना अलग ही P&L निकालते हैं, ठीक है ना, नया P&L बनाते हैं। तो फिर अब टैक्स जो लगेगा वो फिर किसके हिसाब से लगेगा? वो तो ये अपने वाले P&L के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सो उस वजह से क्या होता है, जो कंपनी जो टैक्स पे करती है और जो इनकम टैक्स वाले जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है डिफरेंस, जो कि दोनों ही सिचुएशन हो जाता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमने ज्यादा दे दिया है, सपोज हमें टैक्स कम देना था लेकिन हमने एक्सेस पे कर दिया है टैक्स, तो ये आपका बन जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। और अगर आप एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी तो हो सकता है वो डिफर्ड वो- टैक्स। नहीं सर, एडवांस टैक्स अलग होता है। अभी अलग मैं उनको दिया है ना। जी मैं बताती हूँ सर कैसे अलग होता है। सो अगर मैंने टैक्स कोई एक्सेस मैंने टैक्स पे कर दिया है तो वो मेरा बन जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेस पे किया है ना, इसको हम बोलेंगे कि हम आगे एडजस्ट करा लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर्स में इसको एडजस्ट करा लेंगे, तो ये हमारी एसेट बन गई। और अगर सपोज हमने एक्सेस या हमने शॉर्टेज अगर रह गई, मतलब हमें और टैक्स देना है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। पता है इसको, अब आप ऐसे कहेंगे कि मैम शॉर्टेज है तो पे कर भी तो सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया हमने सब अपना बना लिया हिसाब किताब, हमने अपना प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर लिया, उस प्रॉफिट के बेस पर डिविडेंड बांट दिया है, वापस थोड़ी ना लेंगे डिविडेंड। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी डिफरेंस आता है इस टैक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं बाद में एडजस्ट हो जाएगा। सो उसको फिर एडजस्ट करते हैं डेफर्ड टैक्स और डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी के फॉर्म में, ठीक। अब बात करते हैं अगर एडवांस टैक्स की, तो सर एडवांस टैक्स का मतलब है कि कंपनी का 500 रुपए टैक्स बैठा था, जिसमें से कि कंपनी ने 200 रुपए पहले ही दे दिया, अभी 300 उसको देना बाकी है, ठीक है, जो कि वो मतलब दे देंगे। तो ये एक अलग चीज है, ये तो आप लोगों का भी TDS कटता है ना, आप लोग भी तो अपना एडवांस टैक्स करते हैं ना, अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट आप डिडक्ट कराते हैं एज इनकम टैक्स, जिसका फिर बाद में जब आप अपनी ITR भरते हो तो आप उनका वो लेते हैं, उसका क्लेम ले लेते हैं जितना भी आपने टैक्स ऑलरेडी जमा कर दिया है, ठीक है। सो एडवांस टैक्स अलग होता है, डेफर्ड टैक्स अलग होता है। ये ड्यू टू डिफरेंस इन पॉलिसीज की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है हमारे टैक्स अमाउंट में, उसकी वजह से जो चीजें क्रिएट होती है उसको डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको करना भी नहीं है इसको। नेक्स्ट, नॉन मूविंग इन्वेंट्री को आपको अलग से मेंशन करना है, ठीक है। रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, ऐसे रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ? डेटर्स, ठीक है, रिसीवेबल मतलब डेटर्स। सो ऐसे डेटर्स जो कि आपके पेंडिंग है 6 मंथ से ज्यादा, तो फटाफट से बता दीजिए इसको क्यों करते हैं? क्या मानते हैं हम, जो भी हमारे रिसीवेबल्स 6 मंथ से ज्यादा के अगर पेंडिंग होते हैं? 6 मंथ हो गए हैं, मतलब कि वो शायद नहीं आएंगे, जो शायद सामने वाली जो कंपनी है वो नॉन दिवालिया हो करेंट। सर आपकी बात भी सही है, लेकिन मेन जो है यहाँ पर वो है नॉन करेंट एसेट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और आपकी जो बात है सर वो हम लोग करते हैं, वो उसको बोलते हैं बेड डेट्स, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यार 5% तो डिफॉल्ट होगा ही होगा ऑन, अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड देखूं उठा के, पास्ट रिकॉर्ड देखूं, तो 5% का तो मुझे बेड डेट्स हो ही जाते हैं। सो इसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं, वो एक अलग चीज होगी सर। पर यहाँ पर जो हमारे रिसीवेबल 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है ना, तो उसको हम अपना करेंट एसेट नहीं मानेंगे, उसको हम कहाँ पहुंचा देंगे? नॉन करेंट एसेट्स में, ठीक है। सो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से ना, सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी पूछा जा सकता है और ये इंस्टॉलमेंट वाला भी पूछा जा सकता है, तो इंस्टॉलमेंट वाला तो आप फटाफट से बता देंगे, ठीक। उसके अलावा एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स का आप रिवैल्यूएशन करेंगे। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं लोन्स और एडवांसेस वगैरह में, जो भी आपके एसोसिएट मतलब दूसरी जो आपकी आपके साथ वाली कंपनीज है या सब्सिडरीज है, देखिए एसोसिएट और सब्सिडरी में फर्क होता है ना। सब्सिडरी ऐसी कंपनी होती है जिसके आप एक तरह से पेरेंट बन जाते हैं, लेकिन एसोसिएट आपकी पार्टनर कंपनी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इन कंपनीज के एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज के जो भी लोन्स एडवांसेस हैं उनको आप अलग से मेंशन करेंगे। बिल्स, कितने बिल परचेज किया और कितना डिस्काउंट किया, उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ठीक। भी और भी पॉइंट्स हैं। उसके अलावा कंटिंजेंट लायबिलिटी को आपको अलग से करना है। प्रोविजनिंग, किस चीज के लिए कितना प्रोविजन हो रहा है, बेड डेट्स के लिए कितना हुआ, और इनकम टैक्स के लिए कितना प्रोविजन हुआ, और आपका, और इसके अलावा और जो भी प्रोविजंस होते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, SLM कर रहे हैं कि WDV कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री कौन सा वैल्यूएशन कर रहे हैं आप, FIFO लगा रहे हैं या फिर
लीफो लगा रहे हैं या फिर आप वेटेड एवरेज मेथड लगा रहे हैं, सो वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। पिछले सालों के जो आपके एक्सपेंसेस है वो, और कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ है आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जब आपने एक क्या होता है ना 31 मार्च को जब अपने बुक्स क्लोज करते हैं, सो उससे पहले ना एक मीटिंग होती है, सो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल करने की मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में जो भी चीजें हो जाती है तो वही चीजें फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर छपती हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसको आपको अलग से डिस्क्लोज करके लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए टेक्निक्स हमारी क्या होती है, किस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस करके। फंड फ्लो एनालिसिस मैंने बताया ना, हमारे एप्लीकेशन एंड यूज, एप्लीकेशन एंड सोर्सेज, ठीक है। हमारे सोर्सेज और एप्लीकेशंस क्या है, तो वो हम फंड, उसके हम क्या करेंगे, फंड फ्लो एनालिसिस करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सोर्सेज ज्यादा है या हमारे एप्लीकेशन ज्यादा है, ठीक। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है कि आप इसको भी मैं नीचे अगर एग्जांपल दिया होगा उससे बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। मतलब कुछ ईयर्स का जैसे हम लोग कुछ करते हैं ना, नंबर ऑफ ईयर्स का एक हम ऐसे एक परफॉर्मा टाइप बना लेते हैं, ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगी आगे। दूसरा है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। सपोज करंट लिक्विडिटी देखनी है तो करंट रेशियो चेक करते हैं, उससे भी ज्यादा कम टाइम की लिक्विडिटी चेक करनी तो क्विक रेशियो चेक करते हैं, ठीक। अगर लॉन्ग टर्म उसकी सॉल्वेंसी चेक करनी तो डेट इक्विटी रेशियो चेक करते हैं, या फिर डेट सर्विस कवरेज रेशियो चेक करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं जो ये रेशियो वाला पार्ट है ना। सो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ना हम लोग कुछ पास्ट ईयर्स की, 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स की हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स को इंक्लूड करके फॉर्मेट बना लेते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, ट्रेंड समझ, सपोज मुझे कोई ट्रेंड समझना है कि भाई मेरा जो सेल है उसका मुझे ग्राफ बनाना है ऐसे करके। सो उसके लिए क्या होता है, हम लोग की जो ट्रेंड एनालिसिस, तो ये ग्राफिकल भी हो सकता है, ये आपका टेबुलर भी हो सकता है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक होता है कॉमन साइज, एक आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। तो देखिए कॉमन साइज में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग इसको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स टू वन आइटम इन परसेंटेज टर्म्स। फॉर एग्जांपल सपोज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, सो उसको आप क्या करेंगे, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल आप उसको दिखाएंगे डिफरेंट ईयर्स में, कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कितना परसेंट है सेल का। तो ये आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपके जो भी आपके परसेंटेजेस होते हैं वो आपके की फिगर होते हैं मेनली, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं, उसी को हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये आपका यूज होता है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ डिफरेंट साइजेस, मच मोर मीनिंगफुल। ये आपका किस चीज के लिए होता है, ये आपका कंपैरिजन के लिए होता है, किस तरह के कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफ डिफरेंट साइज, जो अलग अलग साइज की जो बिजनेसेस हैं उनके लिए, ठीक। और इसी में एक और आता है आपका, अच्छा वो दिया ही नहीं, एक आपका कंपैरेटिव वाला भी होता है। कंपैरेटिव में आप उनका जो भी बैलेंस शीट है दोनों की आप एक साथ रख के आप उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका। और फिर आपका है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अच्छा एक और चीज, रेशियो का भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का है 3, ठीक। सो अब इसके अंदर ये जो रेशियोज है ना, ये मैंने आप लोगों को क्लास में उसको कराया था। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसमें मैं आप लोगों को इसकी कुछ एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में, जैसे क्योंकि ये तो पुराना सब्जेक्ट है ना, सो इसका एमसीक्यू का जो पीडीएफ है ना वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। और एक मैंने ना आप लोगों को एक पीडीएफ मैंने प्रोवाइड भी कराया, जिसमें मैंने आपको कोई सो ठीक है। सो क्या बोलते हैं इसको, मैंने ना आपको जो ये था आज कल भेजा था मैंने आप लोगों को एक ICAI का एक उनकी बुक का एक पीडीएफ भेजा था। तो उसमें ना पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस एज अ चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में, आपके में वो एक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन इसके जो रेशियोज है ना वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि केस स्टडी में आपसे पूछ लेते हैं। मतलब इवन प्रीवियस एग्जाम्स में, अभी तो पता नहीं क्या पैटर्न रहेगा, लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि 8 to 10 मार्क्स का भी आ गया है रेशियो से ना, कि कुछ नंबर ऑफ फॉर्मुलेज देके आपसे पूछ लिया और आप उसको सॉल्व कीजिए। सो इसीलिए ये टॉपिक को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। हो सकता है कुछ भी ना है,
और अगर आया तो हो सकता है आपसे 6 मार्क्स 8 मार्क्स तक का आ जाए। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी इस चैप्टर को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको करना क्या है, आपको एक तो आप इस चैप्टर को ना, आप ये इसको एक बार एक रीडिंग आप इसको खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं कराया, टाइम नहीं था इतना। और दूसरा चीज, मैं आपको एक एमसीक्यू का पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और दूसरी बात, जो मैंने आपको एक पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उसमें से आपको क्या देखना है ना, बस आपको फॉर्मूलाज देखना है उसमें। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा ना कि सपोज कि करंट एसेट के अंदर कौन कौन सी चीजें लेना, तो वो भी आपको ये वाली जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है ना, आईसीएआई वाली जो पीडीएफ दिया है, तो उसके अंदर वो सब चीजें भी डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, स्टिल कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, सो चलिए अभी क्लास एंड करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्लास में कल मॉर्निंग में हाँ, लास्ट में रेशियो के बाद डेफिशिएंसी क्रिएटिव अकाउंट। अच्छा, उसके नीचे भी है कुछ? हाँ, 2 पेजेस है मैम। मुझे लगा खत्म हो गई। अच्छा, ये ना, ये चीजें जो है ना, ये भी न्यूली ऐड की है। पहले ना आपके उसमें पुरानी जो, अगर आप एबीएम की बुक देखेंगे ना, उसमें तो ये भी इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ था। इवन ये पेबल होल्डिंग रेशो और ये सब दिया हुआ ही नहीं था। सिर्फ देखे रखते थे कि हाँ, रेशो एनालिसिस करके एक आपका टेक्निक होता है, और उसमें बस नाम दे देते थे मेनली हमें ना। जो जेआईबी में कराया था ना, वो ये क्लास में, उसमें ये कुछ इसमें से रेशियो नहीं थे, ये हाँ, पेबल बिल्कुल इन्वेंटरी बिल्कुल वाला वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई सर। ठीक है, सो इसमें तो इसको अब ना आप कीजिएगा, और अगर फिर मैंने भी जो इसमें करा देती तो सही रहता मैम, जीआईबी मैंने हाँ सर, एक्चुअली ना देखिए, या तो अब हमारा 2 ऑप्शन है सर, क्योंकि 9 बजे सर का क्लास है, सर ने मुझे बोला था 8:30 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सो या तो फिर मैं इसकी या तो कल मॉर्निंग में मैं 5-10 मिनट लगा के और इसको पहले करा के कंप्लीट कर दूं। अभी मैम क्रिएटिव अकाउंट हो जाएगा क्या 10 मिनट में? क्रिएटिव अकाउंट इनका रिसेंट में जीआईबी हुआ उनको तो याद रहेगा, लेकिन मेरा जी, 5 जी। साल पहले जीआईबी हुआ है, मुझे एकदम से याद नहीं कुछ भी। नहीं सर, बिल्कुल। सो इसको हम लोग इसको देख लेते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग में क्या दिया है, क्योंकि ये भी नया ही टॉपिक है। लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो उस समय ये टॉपिक नहीं था। हाँ, उसमें नहीं था मैम। ठीक है, सो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या होता है। आपके जो डिस्क्रिप्शन जो दिए होते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग में, इन सिंपल टर्म्स देखिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है एडिंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी अलोंग विद द कलर एंड फ्लेवर टू दी बेयर फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो हम लोग देखिए, टोटली जो अकाउंटिंग चलती है वो किस पे चलती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलती है। सो ये नया क्रिएटिव अकाउंटिंग का एक नया कंसेप्ट आया है। इसके अंदर क्या है कि आप क्या कीजिए ना, आप कुछ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को भी आप ऐड ऑन कीजिए व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए। सो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटीफुली आइस्ड केक विद आर्टिफिशियली एडेड फ्लेवर्स एंड सेंट टू अ रॉटन फ्लैग। ठीक है, सो वो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज आप मतलब एक बेकार एक जो मतलब सपोज बेकार आटे से जो आपका केक बना हुआ है, उसी को अगर आप बहुत सुंदर से आप उसको सजा देंगे, और उस पे आप उसको एडेड फ्लेवर्स वगैरह आप उसमें डाल देंगे, तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, ये है क्या, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। होता है ना कि आप किसी सड़ी हुई चीज को आप परफ्यूम से, आप फ्लावर से, आर्टिफिशियल चीजों से आप उसको उसका प्रेजेंटेशन कर दीजिए, तो वो चीज भी सुंदर लगती है, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग का सीधा सीधा मतलब होता है मैनिपुलेशन करना अकाउंटिंग के अंदर। ठीक, सो दैट कि हमारा जो हमारा केक है ना वो सुंदर लगे, या हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सुंदर लगे। ठीक है, सो इसके लिए ये किया जाता है। सो लेकिन अब देखिए, सारी क्रिएटिव अकाउंटिंग्स को हम फ्रॉड नहीं कहेंगे, है ना। अब इससे तो फिर यही पता चलेगा ना कि ठीक है, अगर क्रिएटिविटी करोगे तो फिर तो फ्रॉड आ जाएगा। नहीं, सारी जो क्रिएटिविटी है वो फ्रॉड नहीं है, लेकिन मोस्टली जो फ्रॉड्स है ना वो क्रिएटिविटी के कारण होते हैं। ठीक है, सो जैसे कि बुकिंग ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर फ्यूचर सेल एज करंट ईयर्स इनकम। अब देखिए, अब आपने क्या किया, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि जो एडवांस इनकम हमें मिलती है कस्टमर से, अगर आप उसको अपना सेल मान के और आप उसको अपना इनकम मान लेंगे, तो क्या है ये, क्या ये चीज सही है या गलत है? गलत है मैडम। गलत है ना। ये हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो प्रिंसिपल है, इवन हमारा जो मैचिंग प्रिंसिपल है, वो यहाँ पर आप हाँ रियलाइजेशन,
सो ये हमारा क्या है, ये इसको वॉयलेट कर रहा है यहाँ पर, वो वाले जो हमारे प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट कर रहा है। सो ये जो चीज है वो सही नहीं है, और ये सबसे ज्यादा होती है क्रिएटिविटी अकाउंटिंग के नाम पे, ठीक। सो दिस विल आर्टिफिशियली, अब इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा उस साल का, है ना भाई, क्योंकि आपका देखो ना रॉ मटेरियल वगैरह वो तो गया ही नहीं, कॉस्ट तो अभी आपका खर्चा हुआ ही नहीं, प्रॉफिट आपने बढ़ा के दिखा दिया, तो क्या होगा, उस साल का जो टर्नओवर है और जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक। और उससे फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेटवर्थ में भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो नेटवर्थ है इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज सब इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके लिक्विडिटी रेशियोज हैं और ये सब किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये सब आपके करंट एसेट्स और आपके COGS इन सब पे बेस्ड होते हैं, ठीक। सो वो ये कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं ना, एक स्मॉल टच आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग पॉलिसीज को अच्छे से फॉलो करते हुए अगर आप कोई क्रिएटिविटी करते हैं तो दैट इज ओके, ठीक है। सो डिटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी अकाउंटिंग इज अ टेस्ट ऑफ स्टूडियसनेस एंड सक्सेस ऑफ द क्रेडिट ऑफिसर। अब ये जो है, अब ये इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि अगर आपको कोई सड़ा हुआ केक आपको दिखाई दे तो आपको उसके अंदर से आपको उसकी फ्लावरिंग और उसके फ्लेवर्स हटा के अंदर झांक के देखना है। कब झांक पाएंगे? जब आपको पता होगा कि ठीक है भाई अगर इसका करंट रेशियो जो है वो इतना आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी बैलेंस शीट देख रहा हूँ तो चीजें कुछ और बता रही हैं, ठीक है, इसका जो जर्नल एंट्रीज है वो तो कुछ और बता रही हैं। सो लेकिन करंट रेशियो इसका बड़ा सुंदर सा आ रहा है। सो ये आप कब कर पाएंगे, ये जजमेंट आप कब कर पाएंगे, जब आपको नॉलेज होगी, आपने इसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा, एक क्रेडिट ऑफिसर ने, आप लोग क्रेडिट ऑफिसर ही तो हैं, ठीक है। सो इससे इसमें क्या एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर विदाउट, अब देखिए आपको पता है कि अगर आपको ऑडिटर को चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है ना। सो अगर आपने सपोज ऐसा बिना उसके कर दिया, बिना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अगर आपने कर दिया तो ये गलत है, ठीक है। सो आपको क्या करना है ना, आपको विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस में रह के आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन आप अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी क्रिएटिविटी नहीं कि जिसमें अंदर जो चीजें हैं वो बेकार हो, ठीक है, मतलब मैनिपुलेशन नहीं करनी, ठीक। फिर एक आपका ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस होता है कि इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। सो इसमें क्या होता है, देखिए आपका ना जो भी आपके बिजनेस के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हुई ना, ये होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, सर्विस, ऑब्लिगेशन बिटवीन अ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अ रिलेटेड पार्टी। मतलब सपोज अगर किसी भी कंपनी ने दूसरी पार्टी के साथ कुछ भी कोई भी रिसोर्स का ट्रांसफर किया है, सर्विस का ट्रांसफर किया है, किसी लायबिलिटी का ट्रांसफर किया है, और जो भी भले आपने उससे पैसे लेके किया है बट स्टिल आपको उसको क्या करना है, आपको उसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। इस तरह की जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसको आपको डिस्क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के केस में, कि आप सपोज आपका कोई जानकार है, आपने क्या किया, सारा जो रॉ मटेरियल था ना वो आपने उसकी शॉप से आपने ले लिया, और आपने क्या कर दिया, प्राइस जो थे ना उस रॉ मटेरियल को उसको एस्केलेट कर दिया आपने, प्राइस को वो मार्केट में आपको मिल जाती वो चीज 20 रुपए की, लेकिन आपने क्या किया, इसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए आपने इसको 30 रुपए पर आइटम या पर यूनिट आपने चार्ज करके इसको आपने ज्यादा फायदा पहुंचा दिया, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके बिजनेस पे, है ना। बिजनेस को जो चीज 20 रुपए में मिल सकती थी वो आपके इस धोखे की वजह से या आपके अपने बेनिफिट लेने के चक्कर में वो उसको महंगी पड़ गई। सो इसीलिए अब ये चीजें जो है ना वो कंपलसरी हो गई है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका आपको अलग से दे दिया, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, उसका नंबर मुझे याद नहीं है इस समय, ठीक है, लेकिन उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। सो ये सब चीजें, हाँ ये होता है ना कि एक ही आदमी रहता है लेकिन घर के सभी मेंबर्स के नाम पे एक एक फॉर्म चला रहे होते हैं, जी जी और जी बिल्कुल इंटरनल ट्रांजैक्शन वो सब करते हैं जी, टर्नओवर जी, जी। करने के लिए। जी, तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया है कि आपको आप डिस्क्लोज कीजिए कि भाई ये जो पर्सन है, ये रिलेटेड पार्टी जो है, इसको आप क्या कीजिए, आप उसको डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है। और किस किस का आपको ये डिस्क्लोजर करना है, रिलेटेड पार्टी देखिए कौन कौन हो सकते हैं, इज अ पर्सन और एंटिटी दैट इज रिलेटेड टू द एंटिटी इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखिए कोई भी पर्सन या क्लोज फैमिली मेंबर, ठीक है, उस पर्सन की फैमिली का मेंबर, या फिर जिसका की कंट्रोल हो कुछ हमारे बिजनेस के ऊपर, ठीक है, या फिर उसका इन्फ्लुएंस हो हमारी कंपनी के ऊपर, या वो कोई आपका मैनेजमेंट का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक।
सो ये सब पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक, पर्सन एंटिटी नॉट कंसिडर्ड, और ये लिस्ट दिया हुआ है कि वो लोग जिसको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, so following are not related parties, two entities simply because they have a director or other member of key management person। suppose अगर जैसे होता है ना कि एक डायरेक्टर को ना परमिशन होती है कि अब तो क्या रूल मुझे नहीं पता इस समय क्या प्रेजेंट रूल होगा, कि उनके ऊपर उनको परमिशन होती है कि वो 2 या उससे ज्यादा कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर बनने की उनको परमिशन होती है। ठीक है, सो अगर सपोज कोई दो कंपनीज के अंदर अगर सेम डायरेक्टर है तो आप उसको रिलेटेड पार्टी नहीं कहेंगे। ठीक है, सपोज अगर 2 वेंचर्स हैं और क्योंकि उनके अंदर आपके जो उनका जो शेयर जॉइंट, जो मतलब एक तरह से जॉइंट कंट्रोल जो है वो मतलब एक तरह से वो शेयर कर रहे तो भी आप उसको नहीं मानेंगे कि वो रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियन, पब्लिक यूटिलिटीज, इन सबको भी आप रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। ठीक, और यहाँ पर ये चीजें बताई गई है कि कंट्रोल का मतलब क्या है, ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या है। ठीक है, की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास होती है वो हमारे की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब वो लोग जो कंपनी के जो पॉलिसी डिसीजन है उनके ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस। ठीक, आई थिंक खत्म हो गया है। ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है ये तो कंप्लीट हो गया है। और एक काम करेंगे ना, अभी नेक्स्ट संडे तो नहीं है ना आप लोगों का एग्जाम? नहीं मैम, नेक्स्ट संडे। सो नेक्स्ट संडे क्या करेंगे ना, नेक्स्ट संडे में आपकी दोबारा से, क्योंकि देखिए अब तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा 2 क्लास लेने का ना। सैटरडे को भी ले सकते हैं, नेक्स्ट हाँ, सैटरडे। नेक्स्ट तो सेकंड सैटरडे है बिल्कुल। सो नेक्स्ट जो वीकेंड होगा ना, नेक्स्ट वीकेंड पे मैं आप लोगों की ये एक रेशियो की, ये तो मैंने आपको करा दिया, आप इसको ये मानिए कि मैंने आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा दिया। ठीक है, अभी आप ये मानिए कि अभी मैंने रेशियो इसमें से नहीं कराया। सो उसके लिए क्या करूंगी ना, मैं सैटरडे या संडे को अलग से मैं एक क्लास लेके और मैं आपको रेशियो एनालिसिस करा दूंगी। ठीक है, सो आई थिंक वही बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए अब हमारा अभी एबीएफएम का भी बहुत बचा हुआ है। मैडम कल मॉर्निंग कितने बजे होगी क्लास? सर मॉर्निंग में अभी आप लोगों की 6:15 अच्छा का हाँ अभी शेड्यूल मिला है, 6:15 का मैम। हाँ एक्चुअली सर जी एक्चुअली ये 6:15 का ही मिला है उसमें। 6 बजे बहुत ज्यादा हो जाता है जल्दी। जी सर, एक्चुअली सर 6 कोई बात नहीं, दोनों जी ठीक। सर 6:15 and 6:15 6:30 जी होता रहो। जी सर 6:15 पे अब करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि देखिए अभी तक तो आपकी मेरी क्लास हो रही थी, अभी क्या होगा सर की क्लास होगी और सर की क्लासेस जो है ना वो लेट नाइट तक चलेंगी। सो इसीलिए 6:15 सर ने बोला है कि इससे पहले तो नहीं रखिएगा क्योंकि फिर बराबर। ठीक है सर, तो इसलिए अब हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो 6:15 से होंगी। ठीक है, चलिए सो कल हम अपना टॉपिक करेंगे एबीएफएम का यूनिट 14। ठीक, तो चलिए थैंक यू सो मच, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ डाउट होगा स्टिल तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए।